हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 समाजशास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 पाठ 1 है समाजशास्त्र का भारतीय समाज एक परिचय। और इसी पाठ से आप लोग कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। देखिए, भारतीय समाज या समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें समाज में ही घटित घटनाओं की जानकारी होती है। यानी आपके हमारे बीच ही घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, बस उसको क्या है थोड़ा समझना है। तो इसमें देखिए, पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आरोपित पहचान किसे कहते हैं। तो आरोपित पहचान वो होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर गुण ना हो, कोई क्वालिटी ना हो, कोई योग्यता ना हो, लेकिन उसकी पहचान वो एक अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में, पैसे वाले घराने में पैदा हुआ है या बड़े बड़े लोगों से उसका संबंध है, रिश्ता है, और इस आधार पर वो व्यक्ति आगे निकलता चला जाता है। तो वो पहचान जो होता है आरोपित पहचान होता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि व्यक्ति के अंदर कितना भी गुण हो, परंतु वो क्या धन की कमी या बड़े लोगों से संपर्क ना होने के कारण, बड़े लोग यहाँ मतलब है धनी लोगों से या जो ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर होते हैं उनसे, तो वो मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर योग्यता हो परंतु उनका जो है पहचान ऊंचे लोगों से, धनी लोगों से ना हो, है ना, और वो पीछे रह जाते हैं, ऐसा आपने देखा भी होगा। तो आरोपित पहचान वो होता है जब कोई व्यक्ति गुण वाला ना हो, योग्यता वाला ना हो, परंतु वो समाज में प्रतिष्ठित हो, आगे निकलता चला जाए अपने पहचान के बलबूते पर, तो वो पहचान आरोपित पहचान कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, समुदाय क्या है। तो देखिए, समुदाय यानी कि कम्युनिटी और सोसाइटी यानी कि समाज। समाज और समुदाय में बस फर्क ये है, सबसे पहले आप ये जानिए कि समुदाय क्या है। तो मतलब छोटे बड़े ऐसे समूह जो मतलब किसी विशेष योजना या स्वार्थ के आधार पर नहीं बनते हैं, बल्कि वो अपने मतलब धार्मिक परिस्थितियों के कारण मतलब एकजुट हो जाते हैं, तो उनको जो है समुदाय कहा जाता है। जैसे देखिए, विद्यालय है, विद्यालय में छात्र शिक्षा ग्रहण करने यानी पढ़ाई करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो जहाँ छात्रों का एक मतलब कई समूह हो, वो छात्र समाज हो गया। तो यहाँ समुदाय में क्या होता है कि स्पेशल कोई किसी उद्देश्य से इकट्ठा नहीं होता है, बल्कि एक सामाजिक परिस्थिति के कारण सब मतलब एक साथ मतलब एक ग्रुप में बंध जाते हैं। और मुख्य रूप से आप देखिए, जैसे धर्म को आप उदाहरण ले लीजिए, धर्म, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो ये जो है कम्युनिटी हो गया। तो इसके बाद देखिए, प्रश्न है स्ववचन का क्या अर्थ है, या स्ववचन किसे कहते हैं, या स्ववचन का क्या आशय है। स्ववचन का मतलब होता है कि स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के बारे में विवेचना करना, यानी कि आप स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को परखें कि आप क्या हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो स्वयं को परखना, स्वयं के बारे में जानना और जान करके अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की जो परिस्थिति है उसी को स्ववचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति किसे कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य के द्वारा कोई रीति रिवाज, परंपरा जो व्यक्ति जो है जिसको करता है, और जब वो परंपरा, रीति रिवाज या भाषा एक से दूसरे में या पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो ट्रांसफर होती रहती है तो उसी को संस्कृति कहते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा जो रीति रिवाज, परंपराएं निभाई जाती हैं, किए जाते हैं जो, और जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक से दूसरे में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो ट्रांसफर होता रहता है, तो उसी को संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एकीकरण क्या है। तो एकीकरण का मतलब ऐसा, जैसे भारत में कई धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हैं और इनको एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रवाद है। यानी राष्ट्र से, देश से प्रेम की भावना एकमात्र आधार है जिसके आधार पर देश एक सूत्र में बंधा रहता है। तो एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी इकाइयों को एकता के सूत्र में बांधा जाता है, यानी कि सब मिलजुल कर सहयोग करके एक दूसरे के साथ एक ही क्षेत्र या देश में रहते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है वो एकीकरण होती है। और एकीकरण
मतभेद या भेदभाव की परिस्थिति में नहीं हो सकती है। इसीलिए समानता और सद्भावना के कारण ही एकीकरण संपन्न या पूरी हो पाती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय की दो विशेषताएं या मुख्य दो विशेषताओं के बारे में बताइए, या मुख्य दो विशेषताएं कौन सी हैं। तो गांव में रहने वाले समुदाय को ग्रामीण समुदाय कहते हैं। अब हर समुदाय का अपना एक विशेषता होता है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। तो उसी तरह से गांव का जो समुदाय होता है उसकी अगर हम विशेषताओं को देखें तो मुख्य रूप से पहला देखिए, ग्रामीण समुदाय भाग्यवादी होते हैं और गांव में अशिक्षा का बाहुल्य रहता है। यानी कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है वो भाग्य पर, अपने जीवन को भाग्य पर आश्रित कर देते हैं। मतलब कि वो ये विचारधारा वाले होते हैं कि जो भी हो रहा है उनके साथ वो उनके भाग्य के आधार पर हो रहा है। और ज़्यादातर अशिक्षित जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसी में, धर्म और परंपरागत बातों पर अधिक जोर या बल दिया जाता है। ग्रामीण समुदाय में धर्म पर और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जो परंपरा है, रीति रिवाज हैं, उन पर अधिक ध्यान या जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक समाज किसे कहते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो समाज का स्वरूप छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। यानी कि किसी जहाँ पर कई महिलाएं एकत्रित हैं, कई महिलाओं का समूह इकट्ठा है, वो महिला समाज हो गया। लेकिन अगर समाज का विशाल हम स्वरूप देखें तो पूरी दुनिया के लोग एक विशाल समाज की तरह हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न ये है कि नागरिक समाज क्या है। तो किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को वहाँ का नागरिक कहते हैं। यानी जो जिस देश में रह रहा है वो व्यक्ति वहाँ का नागरिक है। अब प्रश्न है नागरिक समाज क्या है। तो मतलब जैसे कि ज़्यादातर नियम और कानून देश में या राज्य में सरकार के आधार पर ही बनते हैं और चलाए जाते हैं, परंतु उन व्यक्तियों का समूह जो अपनी इच्छा से एक संस्था का निर्माण करें और जिनका मूल मकसद या उद्देश्य हो समाज में लोगों को उनके अधिकार दिलाना। तो यहाँ नागरिक समाज का अर्थ ये है, जैसे सामाजिक समूह या स्वैच्छिक संस्था जो अपनी मर्जी से मतलब स्वयं से कुछ समूह के मतलब एकत्रित हों, संगठन बनाए या संस्था बनाए और मनुष्य को या मानव समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए जो है आगे बढ़ करके, आपने देखा भी होगा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी होते हैं, यानी बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करते हैं। जो पिछड़े या गरीब या जिनका हक अधिकार जिनको नहीं मिलता है उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, सरकार से उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रयास करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो उन्हीं समूहों को नागरिक समाज कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।